Hi guys, let us start our today's topic. धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात धर्म उसी की रक्षा करता है जो स्वयं अपनी रक्षा करता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम अपनी चर्चा एक नए विषय के साथ, जिसे आपदा से संबंधित समझा जा सकता है, या समझिए आपदाओं से संबंधित मैं डिजास्टर से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूँ। टेररिस्ट के बारे में आप सभी जानते होंगे। आतंकवादी क्या होते हैं? आतंकवादी किस प्रकार किसी देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। हाउ द टेररिस्ट do affect the economy of a country। तो टेररिस्ट ऐसे समूह या ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जो कानूनों का उल्लंघन करके किसी देश, व्यक्ति, समुदाय आदि को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति अगर सकारात्मक हो, जैसे कुछ सेनाएं होती हैं, यूएस की फोर्स ने कुछ जगहों पर हमले किए थे, तो उसमें कुछ पॉजिटिव थिंकिंग भी थी। पॉजिटिव थिंकिंग यह थी कि उनका उद्देश्य या यूएनओ का पर्पस आतंकवादियों की समाप्ति करना था, आतंकवादियों को समाप्त करना या आतंकवादियों की समाप्ति थी। तो यहाँ नुकसान तो वहाँ भी हुआ, इकोनॉमी इफेक्ट हुई, यानी अफेक्टेड हुई इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। लेकिन यह व्यवस्था आतंकवाद नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव सोच थी, थिंकिंग पॉजिटिव थी, सकारात्मक, कि हमें आतंकवाद को समाप्त करना है, आतंकवाद को कम करना है। दूसरी ओर आतंकवादियों का क्या उद्देश्य होता है? उनका उद्देश्य केवल और केवल नुकसान पहुँचाना ही होता है, किसी देश को, किसी अर्थव्यवस्था को, किसी व्यक्ति को, किसी रक्षा समूह को, समुदाय को, कम्युनिटी को, एक्सेट्रा। यानी वो केवल नुकसान पहुंचाकर ही खुश हो जाते हैं, और नुकसान पहुंचाने के बदले ही पेमेंट या सैलरी भी पाते हैं, दूसरी सुविधाएं पाते हैं। तो आप देख सकते हैं, जब जब भारत या किसी भी देश में युद्ध हुआ है, चाहे प्रथम विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस ने अपने आप को युद्ध से अलग कर दिया, उसकी इकोनॉमी पर इफेक्ट कम पड़ा। जिन दो देशों ने लंबे समय तक युद्ध में भाग लिया, वहाँ की इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट, बजट का एक बहुत बड़ा पार्ट युद्ध में खर्च हो गया, बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हुआ, जिसके कारण बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस या आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी बहुत ही विकराल थी। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी ऐसा हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी कुछ देश थे जिन्होंने खुद को वर्ल्ड वॉर से सेपरेट रखा, वहाँ की इकोनॉमी पर इफेक्ट कम पड़ा। लेकिन अधिकांश विश्व दोनों खेमों में से या दोनों ग्रुप में से, एलाइड फोर्सेज और ट्रिपल अलायंस, इन दोनों में से किसी एक में थे। तो जो भी लंबे समय तक युद्ध में सम्मिलित था, वहाँ की इकोनॉमी पर बहुत अधिक इफेक्ट पड़ा, बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई वहाँ की इकोनॉमी, क्योंकि बजट का एक बहुत बड़ा भाग युद्ध में खर्च हुआ। दूसरे डेवलपमेंट कार्य रुक गए, सबसे बड़ा ज़्यादा ध्यान युद्ध कार्यों पर देना पड़ता था। अब हम आज़ादी के बाद देखें, आफ्टर इंडिपेंडेंस या आफ्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो क्या हुआ? आज़ादी के बाद भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान जो टारगेट फिक्स किया गया था, ग्रोथ रेट जो फिक्स किया गया था, उसे अचीव कर लिया गया। अचीवमेंट अगर हो गई, भले ही ग्रोथ रेट कम रखा गया हो, अगर अचीव कर लिया गया तो सक्सेसफुल प्लान है। सेकेंड 5 ईयर प्लान भी लगभग सक्सेसफुल माना जा सकता है, क्योंकि जो टारगेट रखा गया था ग्रोथ रेट का, उसे लगभग अचीव किया गया। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ?
अभी थर्ड 5 ईयर प्लान शुरू ही हुआ था, स्टार्टिंग ही थी, और तुरंत ही चाइना के अटैक करने के कारण इकोनॉमी बुरी तरह से तबाह हो गई। फिर 3 साल बाद 1965 में फिर से एक अटैक। फर्क क्या पड़ा? एक तो युद्ध के समय देश को पूरे एनुअल ईयर का जो बजट होता है उससे भी कई गुना ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। सारा बजट युद्ध वार एक्सपेंसेज में चला जाता है, सारा ध्यान उधर ही चला जाता है, इमरजेंसी लागू हो जाती है, दूसरे कार्यों पर बहुत असर पड़ता है। तो अगर हम देखें कि फर्स्ट 1962-65 के कारण इकोनॉमी कितना पीछे चली गई, तो कम से कम 10 साल पीछे चली गई। यानी उस नुकसान की भरपाई करने में 3 योजना अवकाश प्लान हॉलीडेज भी लागू करना पड़ा। इसके कारण योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे या कहें रोलिंग प्लान भी बाद में आया था, लेकिन ये योजना अवकाश था या रोलिंग प्लान था। ऐसा ही 1977 से 80 के बीच भी किया गया था रोलिंग प्लान। यहाँ पर जो प्लान हॉलीडेज था 1-1 साल का योजना अवकाश, 3 योजना अवकाश लागू किए गए 1-1 साल के लिए। ये क्या थे? बस वही तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी हो नहीं पाई थी, उसके टारगेट जो थे, लक्ष्य अधूरे रह गए थे, उसे फिर से लागू किया गया और 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया कि शायद 1 साल में लक्ष्य प्राप्त कर लें, टारगेट अचीव कर लें। इतना बड़ा नुकसान युद्ध के कारण होता है कि इकोनॉमी 10 साल पीछे चली जाती है, 10 साल का नुकसान हो जाता है। 10 साल की भरपाई 1 साल में कैसे हो जाएगी? तो इसके कारण 3 योजना अवकाश या प्लान हॉलीडेज 1966 से 69 के बीच लागू करना पड़ा। और इसके बाद फिर 1971 में फिर से एक और उबार हो गया बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ में। तो ईस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान के साथ बाद में बांग्लादेश का उदय हुआ शिमला समझौता के साथ। लेकिन फिर से इकोनॉमी कम से कम 5 साल पीछे चली गई। इस तरह से 15 साल का लॉस तो निश्चित रूप से हो गया। 3 वार हुए, 62, 65 और 71, उसमें 15 साल का लॉस हो गया। इकोनॉमी 15 साल पीछे चली गई। उसके बाद आप देखें जब तक वार नहीं हुआ है ग्रोथ रेट अच्छा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज हुआ, अच्छा हुआ। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आते ही 1991 से, हालांकि 1970-80 के दशक से ही अमेरिका ब्रिटेन में शुरू हो चुका था और मिल्टन फ्रीडमैन के विचारों पर आधारित था। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, फ्री ट्रेड इकोनॉमी। मार्गरेट थैचर जो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने लागू कर दिया। अमेरिका में भी लागू हो गया, रोनाल्ड रीगन ने लागू कर दिया। लेकिन रूस में भी सोवियत रूस में मिखाइल गोर्बाचोव ने लागू कर दिया। भारत में उस समय इंदिरा गांधी थी, वह भी ब्रिटेन में ही पड़ी थी। ब्रिटेन का काफ़ी इफेक्ट था उनके विचारों पर। यहाँ भी धीरे धीरे वह व्यवस्था लागू होनी शुरू हो गई थी और प्रधान जो वित्त मंत्री उस समय या गवर्नर जनरल थे RBI के, वो भी USA में पढ़े थे। उनके विचारों पर भी उस सोच का प्रभाव था। इस तरह से न्यू पॉलिसी लागू हो गई, फ्री ट्रेड इकोनॉमी, एलिसा फेयर, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का युग आ गया। इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि तो होनी चाहिए थी, लेकिन इसी बीच इतनी सरकारें अस्थिर हो गई, बार बार चुनाव में खर्च हुए, आतंकवाद या क्रॉस बॉर्डर वार में बहुत अधिक, वार नहीं कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज थी, उसे रोकने में बहुत अधिक खर्च हो रहा था। सरकारें अस्थिर थी, प्लान जो लागू किए जाते थे उनमें करप्शन बहुत अधिक था।
इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इन सब के कारण बहुत पीछे इकोनॉमी चली गई। टेररिस्ट क्या करता है आप देखेंगे तो 1971 के बाद डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ है, लेकिन एक अलग अलग पॉलिसी शुरू की गई, टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ, टेररिज्म या आतंकवाद। इसके कारण भी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है। इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित होती है, क्योंकि इसे में भी बहुत अधिक खर्च होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है, इकोनॉमी भी अस्थिर होती है, अर्थव्यवस्था। यानी टेररिस्ट का उद्देश्य होता है विकास की गति को कम कर देना, आर्थिक नुकसान पहुंचाना, सामरिक नुकसान पहुंचाना, और ऐसा टेररिस्ट हमेशा करते आ रहे हैं। इस बार 2020 में क्या हुआ, 2019 दिसंबर 19 में क्या हुआ, यहाँ भी अगर देखें तो टेररिज्म जैसा ही है। देखने में लगता है टेररिज्म नहीं है, लेकिन है, टेररिज्म है। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इसने बुरी तरह प्रभावित किया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, भारत में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। जितनी तरह के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को बेनिफिट मिलते थे वो सब रोक दिए गए, बहुत सारी फैसिलिटी बंद कर दी गई, सैलरी में से कुछ अलाउंस काटे गए, डियरनेस अलाउंस और दूसरे तरह की अलाउंस रोक दिए गए, बहुत सारे खर्चों को कम करने के लिए आदेश जारी किए गए। तो इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि फिनांशियल क्राइसिस या फिनांशियल इमरजेंसी की नौबत आ चुकी थी। यह ठीक 1990-91 की तरह है, 1990-91 के जैसा है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो उस समय भी इस तरह की क्राइसिस दिखाई देती है। उस समय खाड़ी युद्ध और दूसरे तरह के युद्ध भी चल रहे थे, भारत भी उसमें इन्वॉल्व था ही, या कहें संयुक्त राष्ट्र या अमेरिका के कारण कहीं ना कहीं दूसरे देशों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो इस तरह से देखें, अभी तो टेररिज्म पहले भी था और आज जो है टेररिस्ट पूरी तरह से सफल हो गए। कैसे हो गए सफल? लॉकडाउन करा दिया, पूरे देश की इकोनॉमी को तबाह कर दिया, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को तबाह कर दिया। टेररिस्ट का तो मेन पर्पस होता है लॉस कर देना, नुकसान पहुंचा देना, लॉस, कॉस्ट टू लॉस, इकोनॉमी को तबाह कर देना, बैंकरप्ट, कंगाल बना देना। तो इस तरह से टेररिस्ट सफल हो गए। सफल ही मानेंगे, क्योंकि इतने लंबे समय तक लॉकडाउन करा देना पूरे वर्ल्ड में, भारत में इतने लंबे समय तक लॉकडाउन करा देना किसी टेररिस्ट के बस की बात नहीं थी। इस बार एक ऐसा टेररिज्म आया और कुछ ऐसे टेररिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजिकल वेपन का यूज किया। अब कहीं आज से 18 साल पहले, 17 साल पहले कहीं बमबारी की जा रही है, बायोलॉजिकल वेपन होने के संदेह के आधार पर नहीं मिला, और इस बार वास्तव में बायोलॉजिकल वेपन का यूज किया गया, कोई कुछ कर नहीं पाया। तो टेररिस्ट सफल हो गए। मैं तो यही कहूँगा, टेररिस्ट सफल हो गए। अगर हम टेररिज्म को देखें और उस पर एक गहन विचार करें, डीप इन्वेस्टिगेशन करें, तो हम पाते हैं टेररिस्ट का मेन पर्पस होता है नुकसान पहुंचाना, चाहे वो इकोनॉमिक लॉस हो, फिनेंशियल लॉस हो, मेंटल लॉस हो, स्ट्रैटेजिकल लॉस हो, या दूसरे तरह का लॉस हो। किसी रक्षा सेनाओं को उसने तबाह कर दिया, इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, फिनेंशियल लॉस कॉज कर दिया, बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, लाइव एंड प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया। दैट इज टेररिज्म। और टेररिस्ट का पर्पस होता है इकोनॉमी को स्लो कर देना, ग्रोथ रेट को स्लो कर देना, उनका मेन पर्पस यही होता है। और अगर देखें तो ऐसा उन्होंने कर दिया, सफल हो गए।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं टेररिस्ट या टेररिज्म का सपोर्ट करता हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ टेररिस्ट या टेररिज्म हमेशा लॉ के अगेंस्ट होता है। मैं लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ और न जाना चाहता हूँ, लेकिन सफल ऐसे हो गए कि उन्होंने लॉकडाउन करा दिया। लॉकडाउन करा देना एक बड़े से बड़े टेररिस्ट के लिए बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन करा दिया। और केवल लॉकडाउन ही नहीं कराया, ग्रोथ रेट बहुत स्लो कर दिया, इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी हालत पैदा हो गई। तो ग्रोथ रेट स्लो कर देना, आप देख लें ग्रोथ रेट कब कब स्लो हुआ है। जब वार हुआ तभी ग्रोथ रेट ज़्यादा स्लो हुआ, और ग्रोथ रेट को इतना स्लो कर देना, इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे हालात पैदा कर देना, टेररिज्म इससे ज़्यादा सफल शायद ही कभी हुआ था। भारत के लिए देखें तो टेररिज्म इससे ज़्यादा सफल कभी शायद ही हुआ था, युद्ध के दौरान भी इससे ज़्यादा सफल नहीं हुआ था। तो यही बात है। लेकिन वो कहते हैं धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म उसी की रक्षा करता है जो स्वयं अपनी रक्षा करता है। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। गॉड हेल्प्स इफ यू हेल्प योरसेल्फ। तो अब करें तो क्या करें? टेररिज्म तो सफल हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस के हालात पैदा कर दिए गए, लॉकडाउन भी करना पड़ा। इतने लंबे समय तक लॉकडाउन रहने के बाद भी स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस तो पैदा किया। अब कहीं ना कहीं तो उसका सॉल्यूशन खोजना होगा, हल निकालना होगा। पहले ही लंबे समय से इकोनॉमी की स्थिति ठीक नहीं थी, शेयर बाजार नीचे गिरे चल रहे थे, म्यूचुअल फंड लुढ़क गए थे, शेयर मार्केट लुढ़क गए थे, और ऊपर से एक लंबे समय तक का लॉकडाउन। अगर देखें तो 3 महीने लॉकडाउन से पहले स्थिति कुछ सही थी, और इसके बाद लगभग पूरा साल ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ। वर्तमान समय में भी हालांकि स्थिति सामान्य हो चली है, लेकिन पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। ट्रेनों में वो व्यवस्था आज भी नहीं है। ट्रेनें, बसें या दूसरे यातायात या ट्रांसपोर्टेशन के साधन और भी दूसरी सुविधाएं पहले की तरह जारी नहीं हो सकी हैं, नहीं चल रही हैं। तो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। इंडियन रेलवे को देखें, भारतीय रेलवे का क्या हाल हुआ। तो जहाँ यह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, या ऐसी गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी, लाभ में चलने वाली संस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। केवल सैलरी और अलाउंस तो पे करना ही होगा एम्प्लॉय को, इनकम जीरो हो गया। इसके बाद इनकम हुआ भी तो बहुत माइनर इनकम है, यानी लॉस में चलने लगी रेलवे। हालांकि हमेशा लॉस में नहीं चलेगी, फिर भी एक अर्थव्यवस्था में रेलवे का बजट जो होता है, रेलवे एक ऐसी संस्था थी जो बजट से बहुत ज़्यादा इनकम करती थी, लॉस में चली गई। दूसरे तरह के कार्यों में बहुत खर्च हुआ, इकोनॉमी बिल्कुल स्लो हो गई। तो अब कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, आखिर क्या ऐसा किया जाए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ पहले की तुलना में कुछ तेज हो जाए। पहले की तुलना में तेज होने का मतलब है शेयर मार्केट में उछाल आ जाए, म्यूचुअल फंड तेजी से बढ़े, मार्केट में रौनक दिखाई दे। इसके साथ ही अब सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं। लॉकडाउन से सुरक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चुस्त दुरुस्त हो गई। आईबी में काम करने वालों को वो बड़ा फायदा हुआ। पहले उन्हें तरह तरह के इंटेलिजेंस कलेक्ट करने पड़ते थे, सुरक्षा संबंधी खतरे होते थे। लॉकडाउन के दौरान अपने आप पूरा देश सुरक्षित हो गया। बॉर्डर और सीमाएं सील कर दी गई, राज्यों की सीमाएं सील कर दी गई, कहीं से कोई आवाजाही नहीं, इन्फिल्ट्रेशन नहीं, कहीं कोई संदेहास्पद व्यक्ति या पर्सन
सड़कों पर निकल जाए तो उसे पकड़े जाने का खतरा होगा, इसलिए वह इन्फिल्ट्रेशन भी मुश्किल हो गया, घुसपैठ बंद हो गई, कहीं कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। तो इस तरह से देखें तो लॉकडाउन का असर सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सकारात्मक पड़ा, पॉजिटिव। खास करके आईबी वालों को, इंटेलिजेंस वालों को बड़ी सहायता मिली, वो चैन की नींद सो पाए थोड़े दिनों तक, क्योंकि पूरा देश सुरक्षित था, बॉर्डर की सीमाएं सील थी, स्टेट पुलिस हो चाहे सेंट्रल फोर्सेज हों, पैरामिलिट्री फोर्सेज हों चाहे डिफेंस फोर्सेज हों, बॉर्डर सील, इंटर स्टेट बॉर्डर सील, इंटरनेशनल बॉर्डर सील, जो जहाँ है वहीं कैद हो गए, यानी जो जहाँ है वहीं रहेगा, वहीं उसका पोषण होगा, न्यूट्रिशन भी वो वहीं लेगा, पोषाहार कार्यक्रम का हिस्सा होगा, चाहे वह इस पार हो चाहे उस पार हो चाहे कहीं भी हो। तो इस तरह से इंटेलिजेंस वर्क वालों को कम से कम थोड़ी सी राहत यह मिली कि अब दर दर भटकना नहीं पड़ा एक साल तक। उसका कारण था हर जगह लॉकडाउन, एक लंबे समय तक लॉकडाउन रहने के कारण उतने समय तक सुरक्षा संबंधी समस्याएं बहुत कम थी। स्टेट पुलिस से लेकर के सेंट्रल पुलिस तक, सेंट्रल फोर्सेस तक, सभी लॉकडाउन को सफल बनाने में तैनात किए गए थे, इसलिए सुरक्षा संबंधी खतरे बहुत कम हो गए थे। घुसपैठ भी लगभग बंद हो गई थी, टेररिस्ट अटैक का तो सवाल ही नहीं उठता था। एक आम इंसान या आम नागरिक भी कहीं जाए तो उसे आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, सघन जांच अभियान, तो ऐसे में टेररिस्ट अटैक का खतरा भी शायद नहीं था, नगण्य हो गया, समाप्त हो गया। इस तरह से काफ़ी फायदा हुआ इंटेलिजेंस वर्क वालों को, करने वालों को, आईबी में कार्य करने वाले, RNAW, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, दूसरे NIA, दूसरे तरह की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ। लेकिन एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी, काउंटर इंटेलिजेंस सर्विसेज, CIS, उन्हें तो बड़ी समस्या हो गई होगी। समस्या इसलिए हो गई कि रखवालों पे नज़र रखने के लिए जो वो तरीके अपनाते थे, अब तो लॉकडाउन में वो खुद ही लॉक हो गए। रखवाले पे नज़र रखेंगे लेकिन उनके पास जाएंगे कैसे, तो थोड़ी सी समस्या थी। हालांकि उन्हें थोड़ा लिबरल होकर चलना चाहिए, गद्दार नहीं भरे हैं सभी, कुछ सोच विचार कर ही कार्य करते हैं, और एक देश के नागरिकों को दूसरे देश के नागरिकों से ज़्यादा मतलब भी नहीं होता है। अब मान लिया कोई आम इंसान है, थोड़ी चैटिंग कर ली फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर, तो एक अलग मैटर, वो फ्रेंडली रिलेशंस या फेसबुक फ्रेंड या व्हाट्सएप फ्रेंड्स या ट्विटर फ्रेंड वगैरह होते हैं, लेकिन सुरक्षा संबंधी मामलों में हस्तक्षेप बहुत कम ही लोग, कुछ गिने चुने लोग ही करते हैं, जैसा मैंने अपने एनालिसिस में पाया है। तो हालांकि नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम NCERT, नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इस तरह की टीमों का गठन किया गया है। तो वो नज़र रखती है इन गतिविधियों पर, एक्टिविटीज़ पर, कहीं इस तरह की गतिविधियां पाई जाती हैं। हालांकि सबसे बड़ी भूमिका NTRO की होती है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, RNAW का एक पार्ट है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का एक पार्ट है, एक विंग है। यह बहुत ही बड़ी क्षमता वाला होता है, सैटेलाइट की मदद से भी कार्य करता है। तरह तरह के सैटेलाइट, इंटेलिजेंस सैटेलाइट या नज़र रखने नेविगेशन सैटेलाइट स्थापित किए जा चुके हैं। भारत के अपने भी सैटेलाइट हैं, दूसरे देशों USA और दूसरे देशों से भी मदद ली जाती है। तो इस तरह से सारी एक्टिविटी पर नज़र रहती है, लोगों की नज़र रहती है या इंटेलिजेंस वर्क करने वालों की नज़र रहती है। जहाँ कहीं भी अब्रॉड मैसेज जाता है या आता है, ट्रांजैक्शन होता है, आता है जाता है,
फंड्स के ट्रांजेक्शन होते हैं। आपने ग्रीन चैनल का नाम सुना होगा, हालांकि ग्रीन चैनल जहाँ से भी जाता है, ग्रीन चैनल तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। करोड़ों अरबों रुपये के ट्रांजेक्शन हो जाते हैं और ग्रीन चैनल से आराम से उन्हें गुजर जाते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है। तो बस फिनंशियल क्राइसिस में ग्रीन चैनल की लापरवाही भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। फंड अगर आ रहा है, दैट इज इंजेक्टेड, तो उसमें तो थोड़ी लापरवाही चल सकती है। फंड आ रहा है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उससे कोई लॉस तो नहीं है, इकोनॉमी को लॉस नहीं है। अब क्या उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉस नहीं है, फायदा है। अब उसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार हो रहा है, क्या यूज कर रहे हैं, इस पर नज़र रखने के लिए कुछ रेवेन्यू इंटेलिजेंस या दूसरे तरह के इंटेलिजेंस, IB, NIA या दूसरी एजेंसियां कार्य करती हैं। लेकिन जहां फंड जा रहा है इकोनॉमी से बाहर या देश से बाहर ग्रीन चैनल से गुजर कर, तो वहाँ तो विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। करोड़ों अरबों रुपये, 11,000 करोड़, 15,000 करोड़ या करोड़ों करोड़ों रुपये चले जाते हैं इस पार से उस पार, या दूसरे देशों में ट्रांजेक्ट हो जाते हैं ग्रीन चैनल से गुजरकर, और आराम से उन्हें क्लियरेंस मिल जाता है। ऐसा कैसे संभव हो पाता है? सोचने वाली बात है। इसका अर्थ यही है कि ग्रीन चैनल में लापरवाही है, और ग्रीन चैनल की लापरवाही का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। क्योंकि फंड अगर जा रहा है, कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, केयरलेसनेस है, तो नुकसान तो देश को उठाना ही पड़ेगा। ग्रीन चैनल पर अगर सख्ती होती तो 11,000 करोड़, 15,000 करोड़ और कितने कितने हज़ार करोड़ इस पार से उस पार नहीं, या अदर कंट्रीज में नहीं चले जाते। अब जहाँ कहीं भी फिनंशियल ट्रांजेक्शन होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, तो RBI या दूसरी एजेंसियाँ, DRI, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट दूसरी नज़र रख सकते हैं, लगते भी हैं। किसके किस बाहर किस कंट्री में बैंक अकाउंट्स हैं, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर नज़र रख के पता चल जाता है। अकाउंट नंबर, ब्रांच, बैंक ब्रांच किस सिटी में है, कौन सा ब्रांच है, सब कुछ पता चल जाता है। अब ये बात है, अलग है कि वहाँ ऑथराइजेशन या ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। फ़ोन कॉल की तरह अगर एक कॉल करने वाला यहाँ बैठा है, दूसरा कॉलिंग पार्टी जो है, कॉल्ड पार्टी और कॉलिंग पार्टी अगर भारत के अंदर है, कॉल्ड पार्टी चाहे दुनिया में कहीं भी हो, तो कॉलिंग पार्टी का CDR या कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने से कॉल्ड पार्टी जिसे फ़ोन किया गया उसके डिटेल का भी पता चलता है। कम से कम इतना तो जरूर पता चलता है वह किस कंट्री में है, किस सिटी में है। ठीक इसी तरह से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की स्थिति है। अगर अकाउंट स्टेटमेंट निकालते हैं तो अकाउंट स्टेटमेंट से इस बात का तो जरूर पता चलता है कि ट्रांजेक्शन किस कंट्री में हुआ, किस अकाउंट में हुआ। अगर इस कंट्री से कहीं बाहर ट्रांजेक्शन होता है तो किस अकाउंट से अमाउंट गया और किस अकाउंट में गया, जिस अकाउंट से गया वह किस सिटी में है, किस बैंक में है, और जिस अकाउंट में गया वह किस सिटी और किस बैंक में है, इतना तो अवश्य पता चल जाता है। और इतना पता चलना भी कम बड़ी बात नहीं है। इसके बाद भी लापरवाही है। लापरवाही किस लेवल से है बताने की जरूरत नहीं है। जब तक बड़े स्तर पर लापरवाही नहीं होती है, इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती है। अब इतने बड़े स्तर पर ट्रांजैक्शन होता है पूरे भारत में, कितने लोगों के रिलेटिव्स फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कितने पे नज़र रखी जाए। बात सही भी है, लेकिन फिर भी 1000 में और लाख में ट्रांजैक्शन करने वाले पे तो नज़र रखना सही नहीं है, या नज़र रखना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब करोड़ में ट्रांजैक्शन होते रहते हैं और ग्रीन चैनल से आराम से गुजर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है ही। तो देश की इकोनॉमी पर इसका भी असर पड़ता है।
बहुत बड़ा असर पड़ता है और बहुत बुरा भी असर पड़ता है। जितने भी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हुए, 15,000 करोड़, 11,000 करोड़, 10,000 करोड़ लेकर के चंपत हो गए, तो उसमें करोड़ में ही ट्रांजेक्शन हुए। ऐसा नहीं था कि लाख में और हज़ार में ट्रांजेक्शन किया गया। ग्रीन चैनल से आराम से गुजर गए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लापरवाही है। कुछ लोगों के केसेज में ऐसा होता है, फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, उनका ना पासपोर्ट केस चल रहा है, ना उनका पासपोर्ट सीज किया गया है, ना वीज़ा रद्द किया गया है, ना वीज़ा सीज किया गया। वीज़ा रद्द नहीं किया गया, पासपोर्ट सीज नहीं किया गया, खुलेआम घूम रहे हैं। ठीक है, अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनका पासपोर्ट तो सीज होना चाहिए, वीज़ा रद्द होना चाहिए ताकि दूसरे कंट्री में न जा सके। वो अभी नहीं किया जाता है। तो लापरवाही कहीं ना कहीं है और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। अब लॉकडाउन की बात रही, तो लॉकडाउन में इतने लंबे समय तक लॉकडाउन किया गया, लोगों के जेब में पैसा था, अकाउंट में पैसा था, घरों में पैसा था, उसे यूज करके उन्होंने खाया। लेकिन किसानों के खेत में उपज तो कम नहीं हो गई, जितनी उपज होती थी उतनी उपज हुई। कृषि पर बहुत बड़ा असर तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि खेतों में तो एक बार अनाज लगा देते हैं, एक बार फसलें लगा देते हैं, तो फिर बीच बीच में उसे एक दो बार देखना पड़ता है, उसके बाद काटते हैं। उसमें रोज़ तो घूमने की ज़रूरत होती नहीं है, रेगुलर विजिट। तो इसलिए उस पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। एक्सपोर्ट पे असर पड़ा था, सीमा सील हो गई, इम्पोर्ट पे भी असर पड़ा। एक्सपोर्ट पर असर पड़ने के कारण, एक्सपोर्ट न होने के कारण सब्जियां फलें बहुत सस्ती हो गई थी लॉकडाउन के दौरान। सामान्य परिस्थितियों में इतनी सस्ती नहीं मिलती। लेकिन ये सब तो एक आम बात है। स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर देखें, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो क्या हाल है। तो सबसे पहले तो मैंने पहले ही बताया कि टेररिस्ट सफल कब माना जाता है, तो उसने लॉस कर दिया। टेररिस्ट तो पैदा ही होता है समाप्त होने के लिए। टेररिस्ट को मालूम होता है गड़बड़ियाँ करेगा, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। टेररिस्ट तो टेररिस्ट है। टेररिज्म और टेररिस्ट ये दोनों जब पकड़ में आ जाए, समाप्त हो जाए, मारे जाए, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। पहचानने वाले भी पहचानने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन सफल हो जाए ये बड़ी बात है। तो सफल क्यों हो गया, सोचने वाली बात। अब काउंटर इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है, उसका इसमें क्या रोल हो सकता है? क्या कुछ कर सकते थे? कैबिनेट सेक्रेटरीट आप क्या कुछ कर सकते थे? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन क्या कुछ कर सकता था, रोक सकता था? सोचना अब व्यर्थ है, क्योंकि इतिहास को नहीं बदला जा सकता। भविष्य को तो बदल सकते हैं, वर्तमान में सुधार कर सकते हैं, भविष्य को बदल सकते हैं, लेकिन इतिहास को नहीं बदला जा सकता। जो बीत गई सो बात गई। इसका मतलब है कि हम हिस्ट्री को नहीं बदल सकते। तो अब आगे है फिर वही बात, धर्म रक्षति रक्षिता। धर्म उसी की रक्षा करता है जो स्वयं अपनी रक्षा करता है। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, मौलिक अधिकार। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उठा कर देखिए, तो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसमें कुछ मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, मानव जीवन की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 उसमें से एक है, देश के किसी भाग में घूमने की आज़ादी, बिजनेस करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन या विरोध करने की आज़ादी, अपना कोई व्यवसाय करने की आज़ादी, संपत्ति अर्जित करने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता भी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में आ जाती है। आर्टिकल 20 कहता है कोई अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस पर वही
कानून लागू होंगे जो उस समय लागू हैं। यानी कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है, या किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है यह कैसे पता चलेगा? तो किसी कानून का उल्लंघन वह करेगा और वह कानून उस पर लागू होता हो तो अपराधी माना जाएगा। सज़ा अपराध करने पर ही मिलेगी या कानून का उल्लंघन करने पर मिलेगी? एक बार अपराध करने पर सज़ा एक ही बार मिलेगी। इस तरह के कुछ प्रोविज़न हैं। लेकिन अपराधी जहाँ टेररिज्म की या टेररिस्ट की बात आ जाती है तो वहाँ आर्टिकल 20 का क्या महत्व रह जाता है? टेररिस्ट तो जानता है वह इतना बड़ा अपराधी है कि पकड़ा जाएगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि वह डेथ पेनाल्टी से या डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से की सज़ा वाला अपराध कर रहा है, दंडित होने वाला अपराध कर रहा है, पकड़ा जाएगा, उसे फांसी हो जाएगी, गोली मार दी जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो आर्टिकल 20 का वैल्यू टेररिस्ट के लिए नहीं होता है, वो आम लोगों के लिए है। टेररिस्ट तो आर्टिकल 20 से डरेगा तो वह टेररिस्ट ही क्यों होगा? 21 आर्टिकल 21 महत्वपूर्ण है। टेररिस्ट तो आर्टिकल 21 भी नहीं देखता है। इसमें लिखा गया है व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। अमेरिकी संविधान से लिया गया, अमेरिकी घोषणा पत्र से लिया गया जीवन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति में थे। जीवन, स्वतंत्रता और आनंद प्राप्ति। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा था जीवन, स्वतंत्रता और आनंद प्राप्ति। तो वहीं से यह आर्टिकल 21 लिया गया है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन टेररिस्ट ऐसे कार्य करता है कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार ही उसका समाप्त हो जाता है। लेकिन इस बार टेररिस्ट, एक ऐसे टेररिस्ट ने ऐसा कार्य कर दिया कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार तो उसका समाप्त हो गया। अब अगर हम ब्रिटेन या इंग्लैंड के लॉ पर जाएं तो वह कहता है किसी भी व्यक्ति को दंड तब मिलेगा, अपराध तब किया माना जाएगा जब उसका इंटेंशन अपराध करने का था। एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन मेंस रिया। एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन मेंस रिया। तो यहाँ इंग्लैंड का कानून कहता है यदि उसका अपराध करने का इंटेंशन था तो उसे सजा मिलेगी, अन्यथा सजा नहीं मिलेगी। लेकिन भारत में ऐसा कानून नहीं है। किसी ने मर्डर कर दिया, उसका इंटेंशन मर्डर करने का नहीं था, तो वह गोली चला ही क्यों रहा? उसने गोली चला दिया एक व्यक्ति पर, उसका कहना है कि मेरा मर्डर करने का इंटेंशन नहीं था, मैं यह देख रहा था कि गोली लगने पर क्या होता है। गोली लग गई, व्यक्ति मर गया, तो मर्डर ही माना जाएगा इंडियन कानून के अनुसार। क्योंकि आपने ऐसा कार्य क्यों किया, टेस्ट क्यों किया आपने गोली चलाकर एक व्यक्ति पर? आपको क्या इसकी जानकारी नहीं थी? एक आम आदमी, एक कॉमन सेंस वाले व्यक्ति को यह पता है कि गोली मारने पर मर जाते हैं, गोली लगने से मर सकता है, तो मर्डर ही माना जाएगा। तो इसी तरह से ऐसा टेस्ट करना या ऐसा कुछ काउज कर देना जिसके बारे में पता है कि इसके फैलने से बहुत बड़ा नुकसान होगा, मृत्यु हो जाएगी बहुत सारे असंख्य लोगों की, चाहे जानबूझकर किया हो या गलती से किया हो या टेस्ट कर मालूम नहीं था कि इसका इतना भयानक व्यापक असर होगा, तो भी एक तो वह बहुत यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध है, बड़े बड़े अपराध हो गए। इंडियन लॉ के अनुसार देखें तो उसने अगर नॉर्मल आईपीसी में ही देखें तो उसने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। डेथ पेनाल्टी से पनिशेबल ऑफेंस है। तो इस तरह से डेथ पेनाल्टी से पनिशेबल ऑफेंस है, तो किया किसने? इंडियन कानून तो कहता है चाहे भारत में अपराध करें या भारत के बाहर जाकर अपराध करें, सज़ा उसी कानून के तहत मिलेगी।
भारत के बाहर का कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जिससे भारत को नुकसान होता है, तब भी वही कानून लागू होगा। लेकिन इस स्थिति में कानून लागू नहीं हो पाए। कानून क्यों नहीं लागू हो पाए? तो फिर वही जंगल वाली बात हो गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जंगल का कानून, मत्स्य न्याय, छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, या जंगल का कानून। तो जंगल का कानून जब लागू होगी, बिल्कुल रूल ऑफ लॉ नाम की चीज ही नहीं रही। यूएनओ ने कहा है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहाँ है? रूल ऑफ लॉ तो यह कहता है कि ऑफेंस हो गया तो पनिशमेंट तो मिलना चाहिए, कुछ ऑर्डर तो जारी होने चाहिए। अब मान लेते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूँ जिसमें कुछ विरोध सा प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनके साथ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के कमांडोज हैं। एक व्यक्ति जो एक जगह रहता है, एक घर में रहता है, एक शहर में रहता है, उसे यह पता चल गया है कि उसके शहर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, लेकिन वह यह नहीं जानता है कि प्रधानमंत्री किस रूट से जाएंगे। इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है। लोकल पुलिस या फोर्सेज हैं, उन्हें भी रूट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। यह तो स्पेशल फोर्सेज को ही पता है, लेकिन पूरे शहर में शांति व्यवस्था के लिए फोर्सेज लगा दी गई, पुलिस व्यवस्था कायम कर दी गई। अचानक व्यक्ति को कुछ जरूरी बाजार से सामान लाने की आवश्यकता पड़ती है, जरूरी कार्य आ जाता है। वह कुछ देर इंतजार करता है, 10 मिनट, लेकिन देखता है इस रास्ते से तो शायद कोई गुजरने वाला नहीं है। वह मोटरसाइकिल लेता है, बाहर निकल जाता है। कुछ फोर्स वाले उसे रोकते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ जाता है। अचानक प्रधानमंत्री का काफिला उधर से निकलता है और एसपीजी वाले गोली चला देते हैं और वो मर जाता है। अंधाधुंध ताबड़तोड़ गोलियां उसे लगती हैं, मर जाता है। अब यहाँ पर देखें तो न तो उसने किसी कानून के तहत अपराध किया है। फंडामेंटल राइट के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर घूमना उसका मौलिक अधिकार है। उसने किसी कानून को भी नहीं तोड़ा है। सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण करके आवश्यकता की वस्तुएं लाने जा रहा था। न उसका उद्देश्य किसी प्रधानमंत्री या किसी विशिष्ट व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का था, और न वो उसे यह मालूम था कि जिस रास्ते से वह जा रहा है वहाँ से काफिला अभी तुरंत ही गुजरने वाला है। गोली उसे लगती है, वो मर जाता है। तो अब कानून के अनुसार अगर देखें तो आर्टिकल 21 यह कहता है कि केवल कल्पेबल होमिसाइड, लॉफुल होमिसाइड के बारे में भी वह बताता है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कि व्यक्ति को कानून में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही मृत्यु दंड दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जा सकता है। तो यह कौन सा कानून था? एक सिविलियन को सिविलियन क्षेत्र में वह सामान लाने के लिए बाजार नहीं जा सकता है और उसका कोई इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वह बाहर निकलता है, गोलियां लगती है, मर जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या एसपीजी के कमांडोज को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए? इंडियन पीनल कोड के अनुसार तो ऐसा ही होना चाहिए। तो कानून क्या कहता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। अब यह एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति है राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, किसी ने एक ऐसा बायोलॉजिकल फायर कर दिया कि सभी डर से सहम गए और कमरे में बंद हो गए। चाहे राष्ट्राध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे कोई भी हो, सभी घबरा गए। पहले वाली स्थिति में घबराहट नहीं हुई थी, गलती से एक व्यक्ति सड़क पे आया, गोलियां चली और वो मर गया, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। दूसरी स्थिति में कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हो, चाहे जानबूझकर किया हो, चाहे गलती से किया हो,
एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन या टेररिज्म फैला दिया कि राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश सभी प्रभावित देशों पे वह भी सहम गए, वह भी प्रभावित हुए। कुछ देशों जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उसकी चपेट में भी आ गए, हालांकि स्वस्थ हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, कानून क्या कहता है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। तो अगर हम संपूर्ण घटनाक्रम पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि एक ही कानून अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके से लागू होता है। यह कौन सा कानून है? और दूसरी बात यह भी दिखाई देती है कि जहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस को रोका जा सकता है वहाँ भी लापरवाही व्याप्त है। हालांकि चर्चा यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, अभी बहुत कुछ बचा है। फिर भी फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। धन्यवाद।